नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था। वो बयान चीन से संबंधित था। जयशंकर ने कहा था कि चीन एक बड़ी जीडीपी वाला देश है और भारत एक छोटी जीडीपी वाला देश। तो एक छोटी जीडीपी वाला देश भारत बड़ी जीडीपी वाले चीन से कैसे लड़ सकता है? अब आप बताइए, ये कितना हास्यास्पद है। तो यहां पर एस जयशंकर को हमारा एक सुझाव है, सलाह है कि उन्हें इस मामले में ईरान से जाकर सीखना चाहिए कि एक छोटी जीडीपी वाला देश ईरान दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाले देश अमेरिका के खिलाफ कैसे लड़ता है, और सिर्फ लड़ता ही नहीं है, उसे पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर देता है। हो सके तो ईरान से थोड़ी हिम्मत भी उधार लेनी चाहिए, काम आएगी, आगे कभी काम आ सकती है। तो जहां तक चीन का सवाल है, चीन के साथ भी वही स्थिति है जो स्थिति अमेरिका के साथ है। चीन को लेकर के भी भारत का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल मौन है, मौन साधे हुए है, और चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मगर भारतीय नेतृत्व का कोई भी नुमाइंदा चीन शब्द जुबान पर लाने को तैयार नहीं है। मित्रों, हम दो घटनाओं का यहां पर जिक्र करना चाहते हैं। पहली घटना 2020 में घटती है गलवान घाटी में। चीनी सैनिक भारतीय भूभाग में घुसपैठ करते हैं और उस दौरान हुए संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद भारतीय नेतृत्व क्या करता है? चीन के कुछ ऐप को बंद करवा देता है। और उसके बाद तो एक हैरान करने वाली घटना घटती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। आप सभी ने मोदी के उस बयान को सुना होगा। मोदी ने क्या कहा था अपने बयान में? साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। अब आप बताइए, चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और भारत का प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे रहा है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बहरहाल, दूसरी घटना ऑपरेशन सिंदूर। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा था। चीन ने पाकिस्तान को अपनी मिसाइलें दी, लड़ाकू विमान दिए, रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराए। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात भारतीय सेना प्रमुख ने कही है। सेना प्रमुख ने कहा था कि भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रही थी, वो चीन से भी लड़ रही थी। दो मोर्चों पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ रही थी। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife,
36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud-slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. तो भारत का सैन्य नेतृत्व चीन की करतूतों को उजागर कर रहा है, मगर राजनीतिक नेतृत्व चीन पर बिल्कुल मौन है, चुप्पी साधे हुए है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, उसकी मजम्मत करने को तैयार नहीं है। और इसके ठीक उलट भारत का शीर्ष नेतृत्व चीनी नागरिकों का स्वागत करने के लिए तैयार है, थाली में दीपक सजाकर। आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछली 24 जुलाई से चीनी नागरिकों के लिए भारत ने पर्यटन वीजा शुरू कर दिया, जो कि पिछले 5 सालों से बंद था, कोविड के समय से। हालांकि इसके पहले चीन ने भी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा देना शुरू किया और उसी का परिणाम रहा कि 5 साल बाद इस साल भारतीय नागरिक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा सके। ये अच्छी बात है। यदि दो पड़ोसियों के बीच संबंध सुधरते हैं, आदान प्रदान शुरू होता है, तो ये अपने आप में शुभ संकेत है। मगर ये एक तरफा नहीं हो सकता। एक तरफ चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है, भारत के साथ शत्रुतापूर्ण बर्ताव कर रहा है, और दूसरी तरफ हम थाली में दीपक सजाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अमेरिका के साथ निजी हित जुड़ा हुआ है, मगर चीन के साथ ऐसा कौन सा हित है? क्या चीन के साथ भी वही हित है? बिल्कुल, चीन के साथ भी वही हित जुड़ा हुआ दिखाई देता है जो हित अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, अडानी। आप सभी ये भी जानते हैं कि अडानी और मोदी दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। यदि सिक्के का एक पहलू विकृत हो जाए तो दूसरे पहलू का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, या कहें कि पूरे सिक्के का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सिक्का उछलता है तो दोनों पहलू उछलते हैं, सिक्का नीचे आता है तो दोनों पहलू नीचे आते हैं। तो अडानी और मोदी के बीच कुछ इसी तरह का रिश्ता है, इसी तरह का संबंध है, और ये जग जाहिर है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अडानी ने 2024 में चीन में अपना कारोबार शुरू किया था। अडानी गुजरात में दुनिया का एक सबसे बड़ा सोलर पार्क भी स्थापित कर रहे हैं। अडानी देश में सोलर पैनल के सबसे बड़े निर्माता हैं, और चीन सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन के उपकरण काफ़ी सस्ते होते हैं। तो कहने का मतलब अडानी का जो सौर ऊर्जा का पूरा कारोबार है वो चीन पर निर्भर है। और अभी पिछले जून महीने में, जून 2025 के शुरुआत में, अडानी ने अपने भतीजे सागर अडानी के साथ चीन का दौरा किया था। उन्होंने वहां पर सोलर मॉड्यूल बनाने वाली एक कंपनी के मालिक से मुलाकात की थी। कुछ और भी कंपनियों का उन्होंने भ्रमण किया था। तो जून के महीने में अडानी चीन का दौरा करते हैं, और जुलाई के महीने में बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा देने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर देता है। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये महज संयोग है या प्रयोग? हालांकि मोदी का चीन से एक पुराना संबंध भी है। आप सभी को पता होगा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2002 में गुजरात में भयानक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, तो पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने मोदी को बैन कर दिया था, वीज़ा देने से मना कर दिया था। उस समय चीन ने मोदी का स्वागत किया था। मोदी अक्सर चीन जाते रहे हैं और जयशंकर चीन में राजदूत रहे हैं। तो हो सकता है उन संबंधों का भी असर हो, कोई ऐसी कमजोर नस हो जिसके कारण वे चीन के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हों। तो मित्रों, अब तक की चर्चा से ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि अमेरिका के प्रति, चीन के प्रति भारत के शीर्ष नेतृत्व का जो नरम रुख बना हुआ है वो राष्ट्रीय हित को लेकर तो नहीं है। निश्चित रूप से कोई निजी हित जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भारत का शीर्ष नेतृत्व इन दोनों देशों के प्रति नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, निजी हित के आगे राष्ट्रीय हित को दांव पर लगाना कतई स्वीकार नहीं है।
भारत के शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बहरहाल आज की सभा में बस इतना ही। आज की चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं। यदि ये चर्चा आपको ठीक लगे, पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की चर्चा जब भी हम लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे इसी तरह की और किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।